बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, मैंने सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने एक वीडियो देखी अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ स्पेन में थे और यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था। मुझे कुछ नौजवानों ने दावत दी, उन्होंने कहा जी कि यहाँ एक प्रोग्राम है, आप उसमें शिरकत करें सोशल मीडिया के हवाले से। तो मैं आजकल काम ही सोशल मीडिया पर करता हूँ। जो पाकिस्तान का रेगुलर मीडिया है वो तो मुझे अपने प्रोग्राम में भी नहीं ले पाते, NOC नहीं दिया हुआ पाकिस्तान के इदारों ने, तो क्या लेंगे। तो सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ आजकल। शहीद अरशद शरीफ भी अपनी शहादत से पहले सिर्फ सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे। साबिर शाकिर भाई हो जाए, मोहित भाई हो जाए, ये सारे लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। वजाद सईद हैं, वो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो बेचारे अब मजबूर हैं। पाकिस्तान में सिद्दीक जान साहब हैं, तारिक मतीन साहब हैं। तो हम सारे अब सोशल मीडिया के ऊपर ही अपनी जर्नलिज्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए एक रास्ता खोला हुआ है, तो उम्मीद है कि जल्दी हमारे लिए जो रवायती मीडिया है, पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, उसका रास्ता खुलेगा, हम जाएंगे, दोबारा नौकरियां ढूंढेंगे और हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो हम ये करेंगे। तो सोशल मीडिया की एक कॉन्फ्रेंस थी और उसमें हमें बुलाया गया था। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे आए। जितने लोग आए उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने सब्र के साथ हमारी बात सुनी। और मैंने देखा कि इमरान खान साहब के कॉज के साथ या उनके नजरिए के साथ लोग जुड़े हुए हैं। भाई, लोग एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे यूरोप में हूँ गुज़िश्ता 10 दिन से। मैं जहां पे गया हूं ना, लोग एक ही बात पूछते हैं कि इमरान खान बाहर कब आएगा। लोग एक ही बात पूछते हैं कि इमरान खान बाहर कब आएगा। और उन्होंने उम्मीद सिर्फ इमरान खान से लगाई हुई है। ये लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पूरी दुनिया में है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि एक मुल्क बनता है इतने लोगों का। और ये 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये आटे में नमक के बराबर बहुत थोड़े से लोग हैं जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं। ये सबके मिला के 5% भी नहीं होंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की जितनी मकबूलियत है, ओवरसीज पाकिस्तानियों में उससे बहुत ज्यादा मकबूलियत है। और लोग इमरान खान को अपने मसीहा के तौर पे देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकता है। वैसे भी आप देखें तो पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनमें 90% जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर इमरान खान के मामला या जो पोलिटिकल इस्तेकाम पाकिस्तान में आ जाए, वो मामला ठीक हो जाए तो मामला बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने भी और तजर्बे करने तो कर ले। मैं वीडियो देख रहा था शाहजेब खानजादा साहब की, मैं उनके साथ बाजी में हम इकट्ठे काम भी करते रहे। जब मैं जबरी तौर पे गुमशुदगी से वापस आया तो उन्होंने मेरे साथ बात भी की और बहुत सारे सहाफ़ियों ने बात की। अहमद मीर साहब ने भी की थी, दीगर ऐसे सहाफ़ी जो मेरे दोस्त हैं और जो दोस्त नहीं हैं उन्होंने भी बात की, जिन्हें मैं जानता हूं उन्होंने भी। तो मुझे ना वीडियो देख के बुरा लगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है। यानी मैं अगर जा रहा हूं अपनी फैमिली के साथ और कोई मेरी फैमिली की मौजूदगी में, एक झूठी खबर चलाई भी थी बरतानिया में कुछ सहाफ़ियों ने, मुझे बल्कि वकला ने कहा कि इनके ऊपर केस कर दो। मैंने कहा नहीं, दफ़ा करें, कोई बात नहीं। तो वो मुझे झूठी खबर की इतनी तकलीफ हुई थी। तो अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूं किसी जगह, कोई मेरे साथ ऐसे करेगा, मुझे बुरा लगेगा, ये दिल को तकलीफ होगी। लेकिन देखिए, ये नफरत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने फैला दी। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। औरतों को कभी सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, कभी खवातीन को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी जो है वो इद्दत जैसे घटिया और बेहुदा केसेस बना देते हैं। अब ये जिस किस्म का इन्होंने गंद मारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, ये वो फैलाई हुई नफरत है। एक दिन हम सारे इस नफरत की आग में जलें, इससे बेहतर है इस आग को बुझाया जाए। और ये काम जो एस्टेब्लिशमेंट गंद मार रही है पाकिस्तान में या जो नफरत फैला रही है, ये उसको रुकना पड़ेगा, उसको पीछे हटना पड़ेगा। आज सारे इमरान खान पे भू उठा के इल्जाम लगा देते हैं। ये जरा आप स्टेटमेंट तो देखें ना जरा, ये ख्वाजा आसिफ साहब का, कि सियासत में बदतमीजी और गालम गलोच की रिवायत इमरान खान और यूथियों ने डाली है। अब ये यूथिया जो लफ्ज है ना, ये मैंने पहली दफा बोला है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जैसे वजीर दिफा ने इसको ट्वीट किया है। ये गाली से निकला हुआ है। एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को आप गाली के नाम से आप बुला रहे हैं, कितनी बुरी बात है। और मुस्तकबिल में हमारा मुआशरा इसकी भारी कीमत अदा करेगा। और बैरून मुल्क साबिक पाकिस्तानियों ने बाहर जाकर भी तहजीब नाम की कोई चीज नहीं सीखी, जो अपने घरों से सीख कर गए थे। आपको ख्वाजा साहब पता ही नहीं है कि बाहर दुनिया के अंदर लोगों को कितनी आजादी है। लोग वहां अपने आर्मी चीफ से सवाल कर सकते हैं सड़क पर चलते हुए। लोग अपने वुजरा को अकाउंटेबल कर देते हैं 5 मिनट के अंदर। यहां सारा निजाम जो है जवाबदेह है। पाकिस्तान के अंदर तो आपके प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं होते। आम आदमी की एक्सेस आपके दफ्तर तक हो ही नहीं सकती, आपके चपड़ासियों के दफ्तर तक नहीं हो सकती। तो अब ये इस किस्म की बड़ी नफरत वाली बातें इसमें लिखी हैं। और ये पीड़ नहीं कर दिया किसी जगह पे, किसी जगह कुछ लिख दिया, किसी जगह गाली वाला लफ्ज बोल दिया। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा गंद मारा अपने ट्वीट के अंदर, बड़ी अजीब अजीब बातें की। अब मैं जरा दिखाता हूं कि ये नफरत एक्चुअली फैलाई किसने। ये कहते हैं ना इमरान खान ने नफरत की सियासत पाकिस्तान में फैलाई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की आवाज क्या कहती थी। और जुल्फिकार अली भुट्टो के अल्फाज में आपको सुनाता हूं कि उनके अल्फाज किस तरह के थे। उस वक्त तो इमरान खान सियासत में नहीं था। ये सुने आप। ना मंजूर जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए। ना मंजूर जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए। मुझे बताएं कि ये गंदा लफ्ज पाकिस्तानी आवाम के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, क्या इमरान खान ने कभी बोला? क्या इमरान खान भूल कर भी इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तानी शहरियों के लिए या एक तबके के लिए?
या लोगों के लिए कितनी गलत जुबान जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस्तेमाल की। तो तब तो इमरान खान ने भुट्टो को सियासत नहीं सिखाई थी। अब ये देखें, असफंदियार वली, ये बाचा खान की औलाद है, एमएल वली खान साहब के बड़े हैं। अब इनका आप स्टेटमेंट सुने, क्या इनको भी इमरान खान ने तरबियत दी थी? इधर सुनिए आप ये क्या कह रहे हैं। कुत्ते की वैसी भी उम्र कम होती है, अगर जब कुत्ता पागल है तब तो सब लोगों को निकलना पड़ता है। अब ये पीपल पार्टी कुतिया पागल हो गई है, इसके पीछे निकलना पड़ेगा। कोई तरीका नहीं आपके पास और पूरे कौम को निकलना पड़ेगा, पूरे कौम को निकलना पड़ेगा। आसमान से जिस तरह आसमान साहब ने कहा फरिश्ते नहीं उतरेंगे, और ना हम इतने बेहम्मत हैं कि हम बैठे रहेंगे खुआ के और हमारे अपने हकूक दिलवा दे। नहीं, हम अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने अंग्रेज को बगैर के छोकरी क्या बला है जो हमारा रास्ता रोके, क्या करेगी जी हमारी। ये बेनजीर भुट्टो के बारे में है, और ये बात कौन कर रहा है? असफंदियार वली। इनको इमरान खान ने सियासत सिखाई थी, या इमरान खान साहब ने इनको ये वाली जुबान सिखाई कि ऐसे बोलो? अब ये जो बहुत सक्के से वितरे बनते हैं, जरा नवाज शरीफ साहब इनकी भी आप सुन लें। मौसम के जान लियाकत साहब रहमतुल्लाह अलैह। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिंडी के अंदर जिस जगह पे भुट्टो को फांसी दी गई थी, और फांसी दी थी तारा मस्जिद है, उस बाग में उसके लिए एक जगह मार्क की गई है। उस बाग पे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, उसमें वो भुट्टो की फांसी से उसको मंसूब किया गया है, और उसको गालिबन भुट्टो पार्क रखा जाएगा। हम उसको मकाम इबरत का नाम देंगे। तो ये मकाम इबरत है, इससे सबक सीखो, मकाम इबरत। और ये मुकाबला करेंगे जो कहते हैं रात को थोड़ी सी मैं कभी कभी पी लेता हूं, उसकी औलाद हमारा मुकाबला करेगी। को भी मालूम है कि 2 महीनों के बाद 3 महीनों के बाद पता नहीं उनको तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आलम हो चुका है, क्योंकि सारा पैसा तो खा गया सरदारी, और जो आपका इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद दिया। ये कौम अपने जेवर बेच चुकी है, अपनी बचतें खत्म कर चुकी है, इन्होंने अपने घर गिरवी रख दिए, लेकिन आज रोटी को तरफ रहे हैं। और वहां हाथ सरदारी के घोड़े जो है कि 40-40 लाख रुपए घोड़ा आज वहां पे सर में घूम रहा है। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर सरे में माल खरीद दिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको निदान करके उसकी तमाम। लो जी, ये शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकाल के अवाम के कदमों में निछावर कर देगा। जरदारी को लाड़काना और लाहौर की सड़कों में भी शहबाज शरीफ ने घसीटना था। ये इनकी जुबानें इमरान खान साहब की सियासत से पहले की हैं, उसके बाद की नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो ये ट्वीट कर रहे हैं, उनकी जुबान मुलायदा फरमा लीजिए कि औरतों को वो गार्बेज यानी गंद कह रहे हैं। औरतों को असेंबली के अंदर खड़े होकर सुने जरा। अखलाक पाख्ता औरतों को जो है चेस्टनी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे और सबको याद रहे कि किसने ये गंद मारा है। नादरीन, इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ और जो अभी ये सारा कुछ लिखा गया, आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने इसका पोल खोल दिया था। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को ना एडवांस में कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाता है, और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि बुशरा बीबी को क्यों अटैक करते हैं और वजह क्या है इसके पीछे। इमरान खान साहब ने बताया था कि बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बीबी को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने टुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही इनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जाए। और अब ये आर्टिकल आपके सामने, ये जुलाई 15, 2025 का स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। और मैंने जुल्फी बुखारी साहब से जब पूछा था तो उन्होंने कंफर्मेशन दी थी, उन्होंने कहा था जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है इमरान खान साहब का, क्योंकि बात करके उन्होंने कोशिश की थी कि उनकी बुशरा बेगम से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर वो मुलाकात के लिए बुशरा बेगम ने इनकार कर दिया था। तो अब ये इमरान खान साहब के बकौल जो बदला बुशरा बेगम से लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है। अब नाज़रीन, यहां पे एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी निशानदेही की है, यही बुशरा बीबी पे कीचड़ उछालने के हवाले से जो खबर है उसमें। और रियाजुल हक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जो जंग अखबार है इसका बरतानिया और यूरोप के सफ़े पर इमरान खान की इकोनॉमिस्ट वाली जो स्टोरी एक बनाई गई है उनकी बीवी पे, उसकी कोई एक खबर तक नहीं छापी गई। इसकी क्या वजह हो सकती है? सादी वजह है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे अदलिया आज़ाद है, यहाँ पे जजेस जो हैं वो आज़ाद फैसले देते हैं, पाकिस्तान जैसे जजेस नहीं है। यहाँ पे अगर ये खबर छापेंगे तो इनके ऊपर केस हो जाएगा। जब केस होगा तो इनको वहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि ये खबर ठीक है। कैसे साबित करेंगे? यही पंगा जो है वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसने इस खबर को छापा है उसके साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये ज्यादती की गई है,
और 1-2 दिन के अंदर हम ये फैसला कर देंगे कि हमने किस तरीके से इस मामले को कानूनी लड़ाई में तब्दील करना है। तो तहरीक इंसाफ के लोग इसके ऊपर बाकायदा जो उनकी लीगल टीम है वो वहाँ बरतानिया में काम कर रही है, सादी बात है। अब क्योंकि जंग अखबार और ये लोग जानते हैं कि वहाँ पे अगर ये करेंगे तो इनके ऊपर केस हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, या इनका अखबार वहाँ पे बंद हो जाएगा, तो ये खबर इन्होंने पाकिस्तान में छाप दी, बरतानिया में नहीं छापी। अंदाजा करें आप कैसा इनका निज़ाम है कि बरतानिया में नहीं छापेंगे, पाकिस्तान में छाप देंगे। नाज़रीन, एक और आलम दीन है और उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है और पूरे पाकिस्तान की जानिब से इन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इससे पहले जो है वो एक बड़े आलम दीन है, उन्होंने मुफ्ती आज़म, उन्होंने इस पर बात की थी तकी उस्मानी साहब ने, और अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है। ये जो ताहयात किस्म की एक वाहयात इस्तिस्ना है, इस पर उन्होंने अब बात की है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इनको मुश्किलात से बचा कर रखे, क्योंकि इस दौर में सच बोलना और हक के साथ खड़े होना बहुत मुश्किल है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि 27वीं तरमीम की दीगर शिकों पर हमायत या मुखालफत करना तो सियासी लोगों का काम है, और बाकी तो सियासी चीज़ है ना, अदलिया को ये कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया। लेकिन जो एक चीज़ इस्लाम से मुतसादिम है उस पर इन्होंने अपनी राय दी है। मुफ्ती है ना, वो दे सकते हैं फतवा। उन्होंने कहा मगर किसी ओहदेदार का, किसी भी ओहदेदार का अदालतों से इस्तिस्ना हासिल करना गैर शरई और इस्लामी निज़ाम इंसाफ के मुनाफी है। ये गैर शरई, गैर इस्लामी, अंदाजा करें आप, आपने इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर दी है इस्तिस्ना लेकर, सदर पाकिस्तान ने भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी। इस तरह दुनियावी अदालतों से तो इस्तिस्ना हासिल किया जा सकता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में कोई बादशाह या अफसर मुस्तस्ना नहीं है, सबको जवाब देना पड़ेगा। ये जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब बड़ी बहादुरी और जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया। मैं उम्मीद करूंगा पाकिस्तान के जो बाकी उलमा इकराम हैं वो भी जुर्रत का मुजाहरा करें, क्योंकि मैंने पहले दिन ये सवाल उठाया था कि उलमा इकराम हमारी रहनुमाई करें कि क्या इस्तिस्ना जो लाइफ टाइम एक इस्तिस्ना है या इम्यूनिटी है, इसकी कोई गुंजाइश हमारे मजहब में है। तो अब उलमा इकराम ने इसके ऊपर राय देना शुरू की है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोल चुके हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब बोल चुके हैं, मुफ्ती ज़फ़र बहादुर साहब भी इस पर बात कर चुके हैं, और ताहिर अशरफी साहब जैसे एक सरकारी मौलवी, हालांकि जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि इस्तिस्ना और एक्सटेंशन का इस्लामी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुहतात रखा, खुलकर नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी ये बोझ नहीं उठाया। ये कोई आदमी नहीं उठा सकेगा, ये गैर इस्लामी और गैर आईनी, अब तो आइन का हिस्सा बना दिया ना, लेकिन आप आइन में ऐसी चीज कैसे डाल सकते हैं जो इस्लाम से मुतसादिम है? आपको पता है पाकिस्तान के आइन का ये बुनियादी नुक्ता है, इसको समझिए आप, कि आप पाकिस्तान के आइन में कोई एक ऐसी शिक शामिल नहीं कर सकते जो इस्लामी कवानीन की बुनियादी रूह से मुतसादिम हो। आसान करता हूं, कोई भी ऐसी चीज जो इस्लामी उसूलों से मुताबिकत ना रखती हो, या कोई भी ऐसी चीज जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक ना हो, उसे आप पाकिस्तान के आइन का हिस्सा ही नहीं बना सकते। यह करारदाद मकासद है, सिंपल। आप आइन का हिस्सा ही नहीं बना सकते किसी ऐसी चीज को जो आपके इस्लाम से मुताबिकत ना रखती हो। अब यह गैर इस्लामी और गैर शरई मुफ्तियाने इकराम करार दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और लगातार उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मजीद उलमा इकराम इस पर बात करेंगे तो वो भी हम आपके सामने रख देंगे। मुफ्ती साहब ने बहादुरी का मुजाहरा किया, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नादरीन, आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके ऊपर रद्दमल भी लोगों का आ रहा है। आर्मी चीफ ने कहा ये फौज अल्लाह की फौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं। ये फील्ड मार्शल ने कहा। इनकी मुलाकात हो रही थी वहाँ पे, जो उर्दन के सरबराह आए हुए हैं यहाँ पे, फील्ड मार्शल, उनके साथ मामलात हो रहे थे, मुलाकात। उसके बाद कोई सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में ये उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की फ़ौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं। इस पर रहीक अब्बासी साहब ने कुछ सवालात उठाए, मैं एज इट इज़ आपके सामने रखता हूँ, इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह की फ़ौज कभी भी मैदान जंग में भी औरतों और बच्चों बुजुर्गों को नुकसान नहीं पहुँचाती। अल्लाह की फ़ौज काफिरों के शहर को भी फतह करे तो किसी के घर की दीवार नहीं फलांगती, यानी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होता। अल्लाह की फ़ौज गैर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को भी कभी हाथ नहीं डालती। अल्लाह की फ़ौज कभी दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों को भी ताले नहीं लगाती। अल्लाह की फ़ौज कभी चोरों, डाकुओं और करप्ट सियासतदानों को इक़्तिदार में नहीं लाती। अल्लाह की फ़ौज कभी मुल्क के काजियों को हिरासा नहीं करती और उनकी जासूसी नहीं करती। अल्लाह की फ़ौज सिर्फ जहाद करती है, कारोबार नहीं करती। अल्लाह की फ़ौज सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए लड़ती है और कभी किसी गैर मुस्लिम सुपर पावर की जंग डॉलरों के बदले नहीं लड़ती। और अल्लाह की फ़ौज का जो सालार होता है कभी काफिर सुपर पावर के दरबार में मिनरल्स के तहाइफ लेकर सलामी देने नहीं जाता। ये उन्होंने यहाँ पे एक अपनी ओपिनियन दी है। रहीक अब्बासी साहब ने, देखें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानियों को, अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फ़ौज का हिस्सा हैं। उन्होंने पाकिस्तानियों को जबरी तौर पे लापता किया, शायरों को किया, सहाफ़ियों को किया,
वकला को किया, सियासी शख्सियात को किया। पूरा एक जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चोरी कर लिया। अल्लाह की फौज तो ऐसा नहीं करती। जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हो रहा है, जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो गया, ये सारी चीजें होने के बाद अब आप स्टेटमेंट तो दे सकते हैं, इंडिया के हद तक लोग ये स्टेटमेंट पसंद करेंगे। पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनके साथ जब फौज लड़ती है उस हद तक ये स्टेटमेंट पसंद किया जाएगा। लेकिन जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज की तरफ लोग देखते हैं तो फिर बहुत सारे गिले और शिकवे आते हैं, जिनमें से कुछ मैंने अभी आपको बोलकर सुनाए भी है। नाज़रीन, सिंध के अंदर से एहतजाज का ऐलान हो गया और पहला बड़ा एहतजाज है उसका ऐलान किया गया सिंध के वकला की जानिब से। आमिर नवाज वड़ाइच, इन्होंने सख्त अल्टीमेटम दिया है और 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। सिंध भर में 1 हफ्ते की हड़ताल का ऐलान भी किया गया है और वकला ने यह भी कहा कि मंसूर अली शाह साहब और अतर बनल्ला के इस्तीफे वापस लिए जाएं, यानी उनको बहाल किया जाए और एक फुल कोर्ट बुलाया जाए जिसमें सारे जजेस बैठे, ये दोनों जजेस भी साथ बैठे और उसके अंदर फिर ये 27वीं तरमीम का मामला रखा जाए और इसको वापस किया जाए। ये अदलिया के ऊपर एक हमला है। अब वकला ने जो है नॉर्मली 1 दिन की हड़ताल की 2 दिन की कॉल देते हैं। 1 हफ्ते की जो पूरी कॉल दी गई है, क्या ये कामयाब होगी और क्या ये इतने बड़े पैमाने पे जाएगी, ये हमें भी जवाब मिल जाएगा। आज के दिन से मामला चलेगा। नाज़रीन, मरियम नवाज ने भी जजों पे चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा जी ये सियासी जज है। अब ये दोनों जज साहबान जो निकले हैं ना, इस्तीफा दिया है, इन्हें आज ये सियासी जज कह रहे हैं। कल ये इन्हीं जजेस के बेनिफिशरी थे। इन्हीं जजेस ने आधी रात को अदालतें लगाई थी रिजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त। इन्हीं जजेस ने नवाज शरीफ साहब का स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तानी अदालतों की जुरिस्डिक्शन से 4 हफ्ते का कह के बाहर भेजा, फिर 8 हफ्ते और फिर मियाँ साहब 4 साल बाद वापस आए। इन जजों ने हर तरह की सहूलतकारी दी इन जमातों को, हर तरह से फैसिलिटेट किया और नतीजा क्या निकला कि आज यही जमातें उन्हें सियासी जज करार दे रही हैं। तो जज साहबान को भी ये सोचना चाहिए, जो आज भी इनकी वफादारी कर रहे हैं, कि जब भी कभी आप फंसेंगे ये आपके साथ यही करेंगे। इनका तरीका वारदाती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।